प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीनी कीमतों में अवाम को लूटने वाले तरीन, मखदूम और शरीफ ग्रुप की गिरफ्तारियों की तैयारियां मुकम्मल। तरीन ने इमरान खान से इंसाफ फराहमी की दोबारा इस्तदा कर दी। शुगर माफिया के खिलाफ इमरान खान की हतमी कार्रवाई की हिदायत। क्या जहांगीर तरीन किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं? इसके अलावा दूसरी तरफ मरियम और शहबाज शरीफ के माबैन बयानिए का तजाद खुलकर सामने आने लगा। इस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मकान से कब्जा छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाली आयशा मजहर की वजीर आजम को कॉल ने पंजाब ब्यूरोक्रेसी की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। उस्मान बुज़दार ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में लाने में नाकाम, अवाम ताकतवरों के सामने रुल गई। सियासी रहनुमाओं और ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ से आम आदमी का जीना महाल हो गया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में करप्शन के बढ़ते रुझान का पर्दाचाक करेंगे आज इस प्रोग्राम में। और इसके बाद बात करेंगे रिंग रोड स्कैंडल। इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबा असल नक्शे पर मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। क्या रिंग रोड का झांसा देकर अवाम से अरबों रुपए लूटने वाली हाउसिंग सोसाइटी से अवाम का पैसा वापस दिलाया जा सकेगा? और इसके बाद बात करेंगे बेजुबान जानवरों पर जुल्म न रुक सका। कश्मीर में रीछ के मासूम बच्चे डब्बू की मां और भाइयों को जालिम शिकारी ने कत्ल कर दिया। लाहौर चिड़ियाघर की मुजरिमाना गफलत, रीछ का बच्चा बदतर माहौल में फेंक दिया। क्या लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया अब बच्चे को भी मार देगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर मतीन साहब आपसे शुरू करूंगी। जो एक सियासी माहौल है इसमें सबसे पहले तो जहांगीर तरीन की जो सूरत हाल है, उनकी गिरफ्तारी के कितने चांसेस मौजूद हैं, और इसके अलावा ये जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान एक तजाद खुलकर सामने आ गया है, तो क्या कॉमेंट करेंगे? ये मरियम बीबी वाला पहले ले लेते हैं कि ये नून लीग की जो मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स है पिछले अब कह लें 35 साल से, उसके अंदर एक असूल बड़ा तय हो गया था कि बड़े लोगों को बड़ी दफ़ा उम्मीदें रहीं कि शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में आपस में इख्तलाफात हुए, वो नहीं होते थे और वो कहते थे जी जो भी करने अंदर से ये सारे इकट्ठे हैं, इत्तेफाक ब्रदर्स जो है ना, ये इत्तेफाक इनका नहीं टूटा था। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि इनका वो इत्तेफाक ना सिर्फ टूटता नज़र आ रहा है, अब वो खुल के लड़ाई सामने आ गई है। और लड़ाई इस तरह सामने आ गई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान के इंटरव्यू में दो बातें कही। एक तो उन्होंने मुखामत का सीधा ही कहा कि जनाब मुझे बड़े भाई साहब के पाँव भी पड़ने पड़े ना, तो मैंने मुखामत करनी है। दूसरा, उन्होंने मरियम बीबी के मुतालिक कहा कि वो हाँ बड़ी अच्छी हैं मगर उनको भी ग्रूमिंग की जरूरत है, और उन्होंने हमजा को और उसको एक कैटेगरी में कर दिया कि इनके पास टाइम है अभी। मतलब ये है कि 23 में बात ना करें, 28-28 में देखेंगे, और हमजा ये बराबर है, अभी उनके वालिद साहब भी उनकी ग्रूमिंग करेंगे, मैं भी मौजूद हूँ। मतलब ये है कि उन्होंने वो कर दिया। तो ये इस वक्त नून लीग के अंदर ये बड़ी बहस चल रही है कि मज़ामत करनी है कि आपने मुफाहमत करनी है। और वो मरियम बीबी ने भी खुल के जो है ना अपना जो बयान दिया है, उनका जी मज़ामत के बगैर जो है ना मुफाहमत भी नहीं होती, आप पोजीशन ऑफ पावर से करते हैं और पावर ही सब कुछ है, और पावर लोग तभी ले पाते हैं, ये प्लेट में नहीं मिलती है, लड़के लेनी पड़ती है। तो दोनों पहले एक दूसरे का लिहाज करते थे, अब वो लिहाज थोड़ा सा कम होकर थोड़ी सी नियाम से ना आधी सी तलवार दोनों तरफ से वापस आई हुई है। अब खुल्लम खुल्ला होने लग पड़ा है, ये एक इख्तिलाफात नजर आने शुरू हो गए हैं। दूसरा जो ये ही लड़ाई जो है पार्टी के अंदर भी हुई है। अच्छा। और अभी रिसेंटली जो पार्टी की मीटिंग्स के अहवाल जो अखबारों में छपा हुआ पाया, उसके मुताबिक जो है वो ज्यादातर लोग जो लास्ट मीटिंग हुई है उसकी जो अखबारों में छपी, और ख़ास तौर पे मैं तारिक अजीज साहब जो दुनिया में है ना, उनके पास बड़ी इनसाइड मुस्तनद रिपोर्ट होती है, तो मैं उनको देख रहा था। उनके मुताबिक वहाँ पे जितने भी इनके नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हमारे ख़ानदान के लोग नहीं बोलेंगे, आज बाकी लीडर बोलेंगे। और बाकी लीडर में उनका जी सिर्फ परवेश साहब थे जो कि मज़ामत की बात कर रहे थे। उनका जी आज दौर में उन्हीं का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है मरियम बीबी के ऊपर। उनका जी मज़ामत चाहे 10-15 साल भी करनी पड़े तो करें, जिस पे ख्वाजा साद रफीक साहब ने, हालांकि वो आपको पता खुद ही बड़े हॉट ब्लडेड है, उन्होंने कहा ना 10-15 साल में पार्टियां नहीं रहती हैं। दूसरा मजे की बात ये है कि सनाउल्ला साहब जो है वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स, उनकी पोजीशन बड़ी एग्रेसिव होती है। मगर उन्होंने भी कहा कि जनाब मैं पूरे पंजाब का दौरा करके आया हूँ और मैंने बड़े लोगों से मिला हूँ, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने मुफाहमत ना की, ना इस तरह का लगा कि हमारा कुछ दुश्मनी नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो हमारे 80% जो टिकट होल्डर
नेक्स्ट इलेक्शनों में हमारे से दौड़ जाएंगे, अच्छा। वो टूट कर चले जाएंगे। उनको किसी इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, पीटीआई जो भी है, उनका जी 80% लोग हमारे टूट जाएंगे। ठीक है। तो वो एक आपस में वो डायलॉग तो चल रहा है, मगर सिचुएशन ये है कि नून लीग एक मुश्किल में इसलिए है कि उनके लिए ना मज़ामत के हालात हैं ना मफाहमत के हैं। मज़ामत जो है उन्होंने पिच पे ले जा के बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इमेच्योरली जो है उसको उस पे ले जाके वो मज़ामत जो है पीडीएम भी टूट गई, और अपने आप में दोबारा मज़ामत खड़ी करना बहुत मुश्किल काम होगा। जब इतनी पिच पे ले जाके धड़म करके गिरती है मज़ामत, तो मज़ामत तो ऐसी कोई वो नहीं है कि सुबह दुकान खोल दी तो शाम को बंद दी, उसके लिए वो फिलहाल वो माहौल नहीं नजर आ रहा। और मुफाहमत भी ये है कि नवाज शरीफ साहब भी ठीक कहते हैं कि मुफाहमत के बदले अगर करनी है तो मिलना क्या हमें, तो वो जो गारंटीज चाह रहे हैं कि जनाब उनके मुकदमात ख़त्म हो जाएं, उनके मामला ठीक हो जाएं, वो भी नहीं आ रही। सो अभी फ़िलहाल शहबाज शरीफ साहब जो नज़र आ रहा है वो कह रहे हैं कि अपना नुकसान जो है ना जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज करके जो भी है वक्त का इंतज़ार किया जाए, वो बोला किया जाए। मगर प्रॉब्लम ये है कि मरियम बीबी की जो सारी पॉलिटिक्स है और उनकी जो उठान है और जो पार्टी के अंदर पाकिस्तानी सियासत के उन्होंने अपना जो मुकाम बनाया है वो मज़ामत की वजह से बनाया है। तो वो अगर घर में बैठ जाती हैं तो फिर वो ये शहबाज शरीफ साहब भी वो आते हैं, तो ये अब वो दोनों वाला नहीं चलेगा। ठीक है। तो बड़ा अच्छा नून लीग के लिए हो जाता है, अगर शहबाज शरीफ साहब चले जाते तो वो अपना शौक पूरा कर लेती, मगर क्योंकि दोनों वो नहीं जा सके, यहीं पे हैं, तो ये अब लड़ाई सिर्फ दो बंदों अफराद की नहीं रही, पार्टी का रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं क्या है। क्लास साहब से व्यू ले लें, तो उसका मैं बताना चाहूँगा कि उसके पीटीआई पे क्या असर आता है। ठीक है क्लास साहब, अब ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मरियम मज़ाहमत की सियासत की कायल हैं और शहबाज शरीफ मफाहमत की सियासत के कायल हैं, और ये खुलकर तजाद सामने आ गया। मरियम की मज़ाहमत जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, हम इनको चलने नहीं देंगे, फिर अचानक से कॉन्ट्रडिक्शन आता है और वो कहती हैं कि नहीं हम चाहते हैं हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज मरियम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो किस बात की मज़ाहमत कर रही हैं और उसमें उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? मेरा ख्याल है मरियम को खासा टाइम दिया गया था, 8 महीने दिए गए थे। जब शहबाज शरीफ साहब जेल में बैठे तो ये सारा टाइम मरियम के पास था ना। हमजा भी जेल में थे, शहबाज शरीफ भी जेल में थे, और मरियम को ये टास्क दी गई थी कि अब आप अपना मेटल प्रूव करें, अपने आप को रानी ऑफ झांसी जो है ना, जो भी रज़िया सुल्ताना साहिबा जो है ना, आप हिंदुस्तान की एक एम्प्रेस बनकर दिखाएं। और वो बाहर भी निकली, बहुत सारे उन्होंने जुलूस भी लीड किए, उन्होंने आगे हिकमत अमली भी बनी, और साफ पता लग रहा था कि उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का कोई ताल्लुक भी नहीं है दूर दूर तक। बल्कि हम तो ये समझे बैठे थे कि शायद शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब का वो पत्ता जो है ना वो मुस्तकिल तौर पर कट गया और अब आपको नज़र नहीं आएगा मैदान में। सो 8 महीने से ज़्यादा जो है वो मरियम नवाज़ ने ही अपनी पार्टी चलाई, अपनी मर्जी से चलाई, और मियाँ साहब ने भी 19-20 वही काम किया। बल्कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी की हैं जो मरियम को भी नहीं पता था। जैसे गुजरांवाला वाली तकरीर थी, तो बाज़ लोग कहते हैं मरियम साहबा को भी नहीं पता था कि इस तरह की तकरीर आने वाली है, वहाँ पे उनके लिए मसले थे। और अब हुआ क्या है, मरियम नवाज से जो इमेच्योर मेरा ख्याल है पॉलिटिकल जो काम कर बैठे हैं, जिससे उनके पत्ते उनके हाथ से निकल गए और उनको अब डंप किया जाएगा या पीछे हटा दिया जाएगा या उनकी बात में वजन नहीं रह जाएगा। जब उन्होंने एक्सट्रीम पे जाके कहा इस्तीफे देने की बात की, इस्तीफे देंगे, उससे ये समझा गया कि मौलाना जो है वो मौलाना इनको इस्तेमाल कर गए रादर दैन कि ये मौलाना को इस्तेमाल करती कि मौलाना को सूट करता है कि पार्लियामेंट यहाँ डिफंक्ट हो जाए, बिल्कुल टोटल या अपसलीट हो जाए, बंद हो जाए, ताले लग जाए, ये मौलाना को सूट करते हैं क्योंकि मौलाना पार्लियामेंट में नहीं है। अब ये बात यहाँ PML नवाज के लोगों को सूट नहीं करती क्योंकि ये तो बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं और अब कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं। अब वो डेड एंड था जहाँ पे उनका मेरा ख्याल है कि एक उनका ट्रेजिक फला देखे मरियम साहबा का, उन्होंने वो फैसला करवाया PDM के प्लेटफॉर्म से जिसकी एग्जीक्यूशन उनकी पार्टी भी नहीं चाहती थी, उनके अलाइज भी नहीं चाहते थे, और नतीजे में वो पीपल्स पार्टी से वो हो बैठे, उससे अपना हाथ आके धो बैठे। और फिर अगेन आपको याद होगा ये तो इस्तीफ़ा लेने आ रहे थे इमरान खान साहब का। अब उन्हें ये पता चल गया कि अगर हम इस्तीफ़े देते हैं तो फिर यहाँ सेनेट की सीटें जो हैं वो आपके हाथ से निकलती हैं। और फिर इन्हीं मरियम नवाज साहबा ने ये आपको याद होगा पंजाब में उसी आसिफ अली जरदारी इमरान खान साहब के मिल के इन्होंने सीटों की एडजस्टमेंट भी कर ली। ये वो सारी मेरा ख्याल है चीज़ें थी जो उसके मरियम नवाज साहबा के उसके खिलाफ गई और उनकी जजमेंट कहें, उनकी एरर्स कहें, कैलकुलेशन करें, वो ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, एंटी उन्होंने बहुत सारा हाइप क्रिएट की, बड़े कामयाब जलसे जुलूस भी किए, तकरीरें बड़ी अच्छी कर ली, खुद को बड़ा ग्रूम कर लिया एज फार एज फेरी स्पीचेस आर कंसर्न। लेकिन वो पॉलिटिकल ग्रूमिंग जिसकी बात वो कह रहे थे शहबाज
शहबाज शरीफ कह रहे थे ना, वो ग्रूमिंग नहीं, वो ग्रूमिंग क्या थी कि आप अपने अपोनेंट्स को यूज करते हैं, उनके हाथों यूज नहीं होते। इनके केस में 2 दफा हुआ है, मरियम साहबा जो है ना 2 दफा अपने अपने जो इनके अलाइज थे उन्होंने इनको इस्तेमाल कर लिए। वो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड यूजिंग ईच अदर, कौन किसको यूज करता है। एक इनको आके मौलाना ने इस्तेमाल कर लिया कि डेड एंड में ले गए इस्तीफा दो, हाँ भी दो, और दूसरी का पीपल्स पार्टी ने कर लिया। उन्होंने हाइप क्रिएट करवा के इन्हीं के जरिए उन्होंने डील कट करके साइड पे हो गए, अब ये अकेले आइसोलेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। ये वो स्पेस थी जो मरियम के फैसलों की वजह से क्रिएट हुई है, जिसको मेरा ख्याल शहबाज शरीफ ने आते ही फिल करने की कोशिश की है, क्योंकि पार्टी में 90% जैसे आमिर कह रहे हैं कि 99% लोग जो है मास व परवेज रशीद के, वो तो आके इसी बयाने पे खड़ा होना चाहते हैं जो इनका था, ये मुफहमत वाला है जिसमें शायद खकान अब्बासी भी हैं, जिसमें दीगर भी 2-4 लोग हैं। सो मरियम एज अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि उन्हें पीछे हटना था और पीछे हटना पड़ रहा है। मैं ऐड कर दूं इसमें मुफाहमत का जो एक है, ऑफ कोर्स जो है हम कहते रहे यहाँ पे कि कोई पॉलिटिशियन जो है इलेक्टेड जो होता है ना वो रिजाइन नहीं करना चाहता, तो वो इनकी बिल्कुल ही बैकफायर करनी थी, वो बैकफायर कर गई। वो जो मुफाहमत वाले लोग हैं वो उनको थोड़े से इनकरेज हुए हैं और सही इनकरेज हुए हैं कि पंजाब के अंदर जो पिछले 11 बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें 10 में वो जीते हैं। उससे उनकी उम्मीद ये जागी है कि जनाब ये हम जो है इतने बुरे हालात नहीं हैं कि हम टोटली ये नहीं कि फारिग हो गए हैं, अभी भी अवाम का एक हमारा ख्याल, मगर लोगों को ये उम्मीद लाना बड़ा ज़रूरी है कि हम पावर में आ सकते हैं। तो आप ये सुसाइडल किस्म की जो मज़ामत है कि जी टकरें मारेंगे हम और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी टक्करों के जरिए ख़त्म कर देंगे, उस तरीके से नहीं है, इसको थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा। और ये उम्मीद रहनी चाहिए कि हम पावर में आएंगे तो लोग हमारे साथ रहेंगे। अल्टीमेटली पॉलिटिशियन किस लिए पॉलिटिक्स में आते हैं? पावर के लिए आते हैं, और हर एक को अपनी छोटे लेवल पे पावर और ऊपर लेवल पे भी बड़े वालों को मिल जाती है, तो वो है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक और भी एक जो उनके लिए डेस्परेशन का ये फैसले उनको करनी पड़ेगी कि एकदम से पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने थोड़ी सी इस्लाह की जो है ना इंडिकेशन अपने अंदर देनी शुरू कर दी है। ठीक है, नीचे मानना पड़ेगा 2-4 सिग्नल दिए हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने जिद लगाई हुई थी कि किसी को निकालना नहीं है, पहले नदीम बाबर निकाले, फिर उसके बाद उन्होंने उमर यूब को साइड पे किया, उसके बाद उन्होंने अपना वज़ीर ख़ज़ाना भी उड़ा दिया, अभी जुल्फ़ी बुखारी भी फारिग करवा दिए। तो एक थोड़ी सी ना ये एक नज़र आई। दूसरा उन्होंने जो पहले जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि जनाब नहीं मैंने मैक्रो ठीक करना है, मैंने जो है ना ये अपने करंट अकाउंट फलाना चीज़ें ठीक करनी है, तो उनको समझ आया कि जनाब ये 2 साल रह गए हैं, तो ये अवाम को जब तक तो ये जो बजट हमें जो खबरें आ रही हैं कि डेवलपमेंट का बजट भी डबल करने जा रहे हैं और लंबे पैसे खर्च रहे हैं, किसान कार्ड या एक पॉपुलर किस्म का बजट जो है ना उनको नज़र आ गया, अगले साल तो छोड़े इसी साल वो देने जा रहे हैं। दूसरा एक बहरहाल कुछ चीज़ों के ऊपर ये शक किया जा रहा है कि शायद फिगर ना हो, पर एक इकोनॉमिक रिकवरी नज़र आ रही है। और अंडर दी सर्कमस्टांसेस कोविड के होते हुए, दुनिया में रिसेशन के होते हुए, इंडिया में 7.3% जो श्रिंक कर गई है, तो ये फिगर्स जो आ रहे हैं जितना मर्जी उनके अंदर शक डालें, ये बड़े इनकरेजिंग है। और अब उनके लिए चैलेंज ये है कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है फॉर पब्लिक। अब वक्फा ले लें, मैं उसके बाद आना जी इसको कैसे ट्रांसलेट करना है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, और इसके अलावा जहांगीर तरीन वाले मामले का क्या होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पीटीआई पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो अपोजिशन की और स्पेशली मुस्लिम लीग नून की जो आपस में मज़ाहमत और मफाहमत की जंग है। एंड सेकेंडली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वक्त है वो ये है कि क्या मुमकिन तौर पर जहांगीर तरीन अनकरीब गिरफ्तार हो सकते हैं? मैं कहता हूँ कि नून लीग के लिए थोड़ी सी डेस्परेशन इसलिए भी ज़्यादा आ गई है एकदम से कि अभी नज़र आने लग पड़ा है कि पीटीआई के बहरहाल इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर होने से ये स्ट्रेंथन ना हो जाए, क्योंकि अभी तक सारा 3 साल का महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर रहा था, इनकी मिसमैनेजमेंट रही थी, इनके वज़ीरों की और मुआवनीन की करप्शन की कहानियाँ वो थी। तो सडनली ये होता है कि ये जो पैसा आ गया है इसको पॉसिबिलिटी, इसके बाद का इम्कान है कि इसको महंगाई कम कर सकते हैं। अब ये चैलेंज है। दूसरा गवर्नेंस का चैलेंज है, उस पर क्लास साहब आज बात करेंगे, वो कहाँ तक हो रहा है या होने की उम्मीद है।
तो इसलिए डेस्परेशन है। मगर इनके लिए प्रॉब्लम पीटीआई के लिए अभी भी जो मैं समझता हूँ अपोजिशन ज़्यादा अंदरूनी है। और जहांगीर तरीन साहब वाला बहरहाल क्योंकि इनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है और वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ और वहाँ बना हुआ है, और कहने को हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने इनको अभी तक बचाया हुआ है, पर उनकी भी एक लिमिट होती है, पावर की एक एक्सटेंट होती है, एक लिमिट होती है। वो एक सर पे इनके तलवार लटक रही है। मगर अभी आज वो लगता है कि मामला टला नहीं है कि आज जो तरीन साहब ने जो ये चाह रहे थे कि एक तो उनकी बेल की उनको उम्मीद थी कि शायद कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन नहीं हुई, और वो शक कर रहे हैं कि जनाब ये बजट का ना जब तक मुझे पूरा तसल्ली नहीं करवाएंगे, क्योंकि बजट के बाद एकदम से ना डाइल्यूट कर जाएगा उनका जो थ्रेट है, तो वो ना सिर्फ के टला नहीं है। हालांकि हम ये कहते थे कि अली जफर साहब की रिपोर्ट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, वो ज़्यादा ये कह सकते हैं उनको ये मैंडेट दिया गया था बताएं कि इनके खिलाफ कोई केसेस जो है नाजायज़ तो नहीं बने हुए हैं, उनके खिलाफ किले पर्चे नहीं हुए हुए हैं जहांगीर तरीन के, ये 11 लोगों के पे हुए हुए हैं और मल्टीपल केसेस हैं, 17 जो है 17 के अंदर जो शायद नॉमिनेटेड जो है ना वो 11 केसेस हैं 17 पार्टीज़ के वो, तो वो उस पे उनको आज उन्होंने एक नई धमकी दे दी है कि मेरे पास वही वाली बात कि मेरे पास बहुत इंकशाफात हैं। हाँ, और मीडिया से खुलकर बात ये जो है ना उन्होंने कहा मेरे पास वो जो ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट सारा, अब ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ब्लैकमेल, मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान के मतलब कोई ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रह गई होगी जो कि लोगों ने नहीं आगे पब्लिक की, सारे ही इल्ज़ाम लग चुके हैं पीछे, अब क्या रह जाता है। तो ये मेरा अब चैलेंज यही देखना है कि इमरान खान साहब इसको इस ब्लैकमेलिंग में आते हैं या नहीं है, माजी देखते हुए उनका मैंने नहीं ख्याल लगता है। और दूसरा साथ में आज एक उन्होंने और कह लें पीटीआई गवर्नमेंट ने कह लें एक दुर्फितनी छोड़ दिया है कि एक तो केसेस थे ना जाती इनके ऊपर ये फौजदारी के, एक जो दूसरे केसेस लोग मिक्सअप कर रहे हैं जो चीनी इंक्वायरी के केसेस हैं वो अलहदा है, उसमें हमारा ख्याल था कि ज्यादातर सीईओज और मैनेजर आएंगे, मालकान नहीं आएंगे। तो आज ये जो खबर चलाई गई है कि उसके अंदर आप देखें मखदूम्स के खिलाफ खुसरो मुख्तियार वगैरह और शरीफ के खिलाफ और जो है तरीन के खिलाफ जो है ना लिंकेजेस आ गई, क्योंकि याद रहे काफी सारे लोग हैं जो कि वादा माफ गवाह बन चुके हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो उन केसेस में भी पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई देखे ना तीनों को अगर हाथ डाल लें, शरीफ को भी डालें, तरीन पे भी डाल लें और अपने मखदूम खुसरो साहब पे भी डाल लें, तो वो लगेगा कि जी बड़ी इवन हैंडेड है, अपने भी जो है इन्होंने 2 लोगों को रगड़ा लगा दिया। तो वो अब ये फाइनल उस पे आ गई है, ये बजट के ऊपर नीचे पता चल जाएगा कि एक पार्टी बैक ऑफ करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है क्लास साहब, थोड़ा सा इसी पे कमेंट करना जी जी मैं इसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो बात तो हुकूमत ने कह दी है ना 3 लोगों को, ताकि तरीन का वो कैमोफ्लेज करके पकड़ लें या उसको, ताकि ये ना लगे कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये कैसा लगेगा कि पंजाब का ये फाइनेंस मिनिस्टर भी FIA उसको उठा लेगी, जरा इनकी उनकी देखे ना कैसे जमा तफरीक होगी, बजट देते सारी गिरफ्तार हो जाए, साथ गिरफ्तार बजट स्पीच के अंदर ही जाके वो कहे आर्म्स को कि भाई साहब जरा इनको बुलाइएगा, जरा इनके वारंट है हमारे पास। इसी तरह की टेक्निक हो रही है, क्योंकि 3-4 अरब रुपया जो था उनको दिया गया था वो मोस्टली तो इन्होंने दिए थे, पैसे दिए थे हाशिम बख्त ने अपने शहरयार मखदूम भाई को दिए थे जिस मिल की बात हो रही है। इधर से खुसरो मुख्तियार साहब हैं, उनके अहम वजीर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए आसान फैसला होगा कि अपने पंजाब का वजीर खजाना भी हैंड ओवर कर दें FIA के या इनको कर दें। वो बेसिकली थ्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं जहांगीर तरीन के लिए, ताकि तरीन साहब ये रोल ना डाल सकें कि आप जो है ना कि देखें मेरे साथ ज्यादती हो रही है। बहरहाल जैसे आमिर ने कहा कि लड़ाई अब खुली है, अब जरा थोड़ा सा मजा भी आएगा। मतलब वो जब 2 दोस्त लड़ते होते हैं ना, वो कहते हैं बदतरीन लड़ाई जो होती है ना वो 2 दोस्तों की होती है, बिकॉज के दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स का पता होते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो एक दूसरे का जानते होते हैं। आमिर तो कह रहे हैं ना कि उनका इमरान खान साहब की ज़ाती लाइफ के हवाले से उनकी ज़ाती लाइफ पे स्कैंडल आना और चीज़ है जिसको अवाम डिजेस्ट कर चुके। अवाम पत्थर हजम लकड़ हजम है, इस मुल्क में वो मसला नहीं है किसी की, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं ये कौम और मुल्क में, या करप्शन, और मैं ये पहले भी कहता हूँ करप्शन और मोरालिटी पे इस कौम ना ये जिंदा है ना, आपकी करप्शन और मोरालिटी इस कौम का मसला है, ये जहन में रखें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मोरालिटी भी जानते हैं और इनके हम करप्शन भी जानते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं सारे के सारे लीडर हैं। ये कोई चीज अगर तरीन साहब समझते हैं इससे हट के जिसमें मोरालिटी इन्वॉल्व नहीं है, मैंने फिर कहा इस कौम का मसला कोई अखलाकियात नहीं। आपको लगता है ऐसी कोई चीज हो सकती है? अगर वो थ्रेट कर रहे हो तो क्या थ्रेट कर रहे होंगे, या अपने एहसानात गिनवाएंगे,
या अपनी खुफिया मुलाकातों की कुछ चीज़ें बताएंगे, या कोई डीलें जो हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ की, अगर वो कोई बताते हैं तो अब उसमें नहीं पता कि तरीन साहब की उसमें वो अगेन क्या उम्र ये तारीख में क्या है, जंबील जी जंबील में उम्र यार की जंबील में से क्या निकालते हैं और अगले के मुंह पे ठा मारते हैं गोला शोला। बहरहाल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, हम तो इंटरेस्टिंग है, बड़े देखते हैं, बड़ा अच्छी बात है। तरीन साहब को जरा राज बताने चाहिए तो आने वाले दिन जो होंगे वो इंटरेस्टिंग होंगे। अच्छा, जिस तरह आमिर मतीन साहब ने कहा, क्लास साहब के गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू है फॉर पीटीआई गवर्नमेंट। तो अभी ये जो कल वज़ीर आज़म ने कॉल्स ली और उसमें एक कॉलर थी आयशा मजहर, उन्होंने अपना मसला बताया और फिर उनका मसला हल भी हो गया, आपकी भी बात हुई उमर शेख साहब से, एक पूरी स्टोरी है। जो चीज़ निकल के सामने आ रही है वो पुलिस रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी, क्या कर रहे हैं, इस तरह से कोई कॉल करेगा वज़ीर आज़म को तो तब उसका मसला हल होगा। बड़ा जो मुझे ना दो चीज़ में बड़ी चिढ़ चढ़ती है और कौम इन्हीं दो चीज़ों की बड़ी उनको बड़ी वो महबूब अल्फाज हैं इस कौम को, एक रिफॉर्म्स और एक सिस्टम, कि रिफॉर्म्स कर तो सिस्टम ठीक कर तो मुल्क ठीक हो जाएगा। मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है, जितने सुन रहे हैं वो चिढ़ रहे होंगे, मुझे पता है कि ये रऊफ साहब क्या बोंगी मार रहे हैं। अच्छा। मेरा एक इस पे व्यू कंसेप्ट टोटल डिफरेंट है। रिफॉर्म्स और ये सिस्टम एक ही चीज़ है, बेसिकली एक ही चीज़ है ना, कि आप उसको सिस्टम में नई चीज़ें पुट कर रहे होते हैं, SOPs ला रहे हैं, TORs ला रहे हैं, इस्लाहात वो है, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं इंप्रूव करने के लिए। मैं ये समझता हूँ जब आप कोई अच्छा बंदा लगाएंगे आपका वो सिस्टम है। गुड मैन, गुड ऑफिसर इज ए सिस्टम, गुड मैन अगेन ए गुड ऑफिसर जो है ना वो आपके रिफॉर्म्स हैं। आप जब तक अच्छा बंदा नहीं लगाएंगे, ये मेज कुर्सी ये चीज़ें सारी जो है ना ये कोई सिस्टम नहीं है। मैं ठीक है आपको प्रोवाइड कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे ना, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और समझेंगे, सड़क रोड कुर्सी मेज समझ लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर आप उसको चेंज करें, उसका उनके वर्किंग उनकी कंडीशंस ठीक करें, वर्किंग हालात हैं, इंसेंटिव्स हैं, सैलरीज हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, उस पर जरूर काम करें। लेकिन जो मेन चीज़ है, आप अगर सही बंदा नहीं लगाएंगे, एक बंदे के आने से फर्क पड़ जाता है। उमर शेख वाली जो कल हम बात कर रहे थे, अब उसी खतून ने उसने तो नहीं कहा उमर शेख ने कि उसका अब ये फ़ोन मिल जाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ और वो उनका जिक्र कर देगी, 2 अच्छे लफ्ज़ों में कर देगी। अच्छे अफसर होंगे, अगर कोई एक नहीं, उमर शेख अकेला नहीं है, देयर माइट बी मैनी मोर इन द पुलिस एज वेल। आप किसी अच्छे अफसर को लगने देते हैं। अब इमरान खान साहब से पूछना चाहिए ये कितनी बड़ी नाकामी है उनके उसके दावे की, रिफॉर्म्स की, वो इन्हीं चीज़ों के खिलाफ थे, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ थे, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ उनको राइज मिला था कि शहबाज शरीफ साहब शोबाज हैं, ये ड्रामे करते हैं। सुने ना पूरी बात सुने जरा थोड़ी सी, कि उन्हीं को यहाँ पे एक ये था कि हम यहाँ पे शोबाज शरीफ होता था, जहाँ पे वाक़या होता शहबाज शरीफ साहब पहुँच जाते थे, इंक्वायरी आर्डर कर दो, गिरफ्तारी कर दो, फौरी तौर पर उनको जस्टिस दे दिया। इमरान खान साहब कहते थे कि किसी को मेरे तक पहुंचने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, मेरे लेफ्टिनेंट इतने ज़बरदस्त हैं, ऐसी मैं टीम बनाऊंगा, ऐसे मैं लोग लाऊंगा कि मेरे तक आपको शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी खतून को इमरान खान को टेलीफोन करके अपने वहाँ पे 5.25 लाख रुपए रिकवर करने ना, इट्स ए बिग फेलियर, इससे बड़ी नाकामी मैं समझता हूँ ये किसी के लिए नहीं हो सकती है। बेशक तबले बजाएं, बेशक खुश हो जाएं, चलें खतून को इंसाफ मिल गया, इसके बाद हज़ारों खवातीन और मर्द अगली दफ़ा वज़ीर आज़म को कॉल करने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगी उनकी कॉल, उनको कौन इंसाफ देगा। इमरान खान साहब, ये लोग लाख इस पे कि हम भी उनको कवर देते रहते, नहीं जी खान साहब बड़े अच्छे हैं, नीचे काम नहीं करने दे रहे। इनसे पूछें, यहाँ पे मेजर आजम सुलेमान को लगाया था इन्होंने, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी लगे थे, 3 महीनों में पंजाब नजर आना शुरू हो गया था कि उन्होंने मेरिट पे लोग, उन्हें डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी लगना शुरू हो गए थे, साफ नजर आना। 3 महीने बाद बुजदार साहब गए हैं, उन्होंने बनी गाला से उनको चेंज करवाया। सही। अभी देख लें, अभी आपने ये उमर शेख साहब जो थे, इनको चेंज कराने वाले क्या था, उन्होंने पर्चा दिया रॉयल पाम के, अगेन उसमें कह भी रहे थे 2.5 अरब रुपए की जमीन पे कब्जा किया हुआ था कब्जा ग्रुपों ने, आपने 2.5 अरब पे उन्होंने पर्चा दिया, मुकदमा किया, साथ ही अब उमर शेख साहब खुद कहते हैं कि मेरी कीमत 6 करोड़ पे लगेगी और मेरी वहां से उन्होंने वजीर आफिस से ट्रांसफर कराई। अच्छा। अब ये पहली दफा पंजाब में हो रहा है, फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, कभी नहीं सुना कि लोगों ने जेबें बड़ी करवा ली अपनी, ठीक है, बड़ी जेबें करवा ली हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स भी अगर पैसे दे के लगना शुरू हो गए हैं किसी सूबे में। अच्छा। और ये वजीर आजम साहब के दौर में हो रहा है, फिर हमें सुनाया जी हम रिफॉर्म लाएंगे, हम फलां करेंगे, उसके बाद हम यहाँ सिस्टम बदल देंगे। कोई इन्होंने सिस्टम नहीं बदलने, अगर ये बदल सकते तो प्रॉपर बेहतर लोग ला के बदल सकते थे, बेहतर प्रॉपर बंदा इनको सूट नहीं करता। एक इनका अपना यहाँ पे एक उस वजीर आजम ऑफिस है, उनकी अपनी लिस्ट है, अपनी मर्जी का अफसरान लगाते हैं। आजम खान साहब हैं लाहौर में, हम देख रहे हैं उनका वजीर आला ऑफिस जो है उसमें उनके अपने अफसरान हैं, उनके बोझ है और उनकी जेबें जो हैं जो भरी जा रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं। सो अगर मेरा यह राय है
अगर किसी इंडिविजुअल को, ये अदले जहांगीरी की मिसाल है, वैसे उसको कहेंगे, पीटीआई वाले कह सकते हैं अदले जहांगीरी। हम सुनते थे, पढ़ते भी थे कि रात को अंधेरे में कोई बेचारा मजलूम जाके वहां पे महल के बाहर इतना बड़ा टन 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 उसको बचाते थे टल्ली को, और जहांगीर शहजादा उठता था, वो पूछता था हाँ जी बोल फरियादी क्या फरियाद है, वो कहता दुहाई देता था, और उसी वक्त बादशाह सलामत दरबार लगा के उसको इंसाफ देते थे। अगर अदले जहांगीरी वाला इंसाफ है तो इमरान साहब का कामयाब हो गए हैं कि एक ये 22 करोड़ में से एक खतून को इंसाफ मिल गया, बाकी 22 करोड़ निज़ाम अपना इंतजार होती है। करें। वो रहेगा सर, वो नहीं और बदलेगा। वो निज़ाम तभी तब्दील हो सकते हैं जब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और डब्बू की क्या कहानी है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ। वेलकम बैक। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि आपको डब्बू की कहानी बताएंगे ब्रेक से आने के बाद। कावन की कहानी अभी इतनी पुरानी नहीं हुई। कावन हाथी के साथ क्या हुआ, किस तरह से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के सामने टार्निश हुआ वाइल्ड लाइफ को लेकर, और जंगली हयात, खास तौर पे जो नायाब नस्ल के जानवर होते हैं उनको लेकर। और फिर वो अब कंबोडिया में एक चिड़ियाघर में एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है साजगार माहौल में। यहाँ पर अब ये कहानी सामने आती है कि एक रीछ जिसकी माँ और उसके जो सिबलिंग्स थे उनको मार दिया गया। माँ को इसलिए मारा गया क्योंकि कहा यह जाता है कि रीछ जो माँ होती है वो अपने जीते जी अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं होने देती। शिकारियों ने बेरहमी से पहले तो उनका शिकार किया, उसके बाद इस बच्चे को साथ ले गए। और फिर टिकटॉकर के पास ये बच्चा जाता है, वो इसकी वीडियो बनाती हैं। और अब इस वक्त ये रीछ का जो बच्चा है वो लाहौर के चिड़ियाघर में मौजूद है। यहाँ पर इसकी ज़िंदगी महफूज है कि नहीं, हमें जंगली हयात को सेव करने के लिए सेंचुरीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अनीला उमैर मौजूद हैं जिन्होंने रीछ के इस बच्चे को वो अपने घर लेकर गई। अनीला, थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा, हुआ क्या, कैसे ये रीछ का बच्चा आपके हाथ लगा? अस्सलाम वालेकुम। इसकी जो डब्बू की स्टोरी है उसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहूँगी। बेसिकली हुआ ये था कि आज से कुछ टाइम पहले हमें किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पता लगा था कि आज़ाद कश्मीर वाली साइड जहाँ नीलम वैली है वहाँ इस तरह का कोई हादसा पेश आया कि रीछ को मार दिया गया और उसका बच्चा जो है वो वहाँ पर मौजूद है जो कि बहुत रो रहा है। और वहाँ पर उसको किसी भी मदारियों को ये लोग सेल आउट करते हैं ताकि वो नाचने के लिए इस्तेमाल हो सके, या अक्सर आपने देखा होगा कि ये डॉग फाइटिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कुत्ते उनको मारते हैं बुरी तरह से। जब मेरे इल्म में ये बात आई तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पंजाब वाइल्ड लाइफ वालों को कांटेक्ट किया। ठीक है, उनको मैंने लूप में लिया। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि इस तरह के एक हादसा इस इलाके में हुआ है, क्या आपके इल्म में ये बात है? तो उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है ये हमारे उसमें आता नहीं है एरिया में, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे ना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, हम लोग यहाँ पर हमारी एक्सेस मौजूद नहीं है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मुझे हर रिस्पॉन्ड पे जो है मुझे उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया, जिसमें हर तरफ से उनका नेगेटिव ही रिस्पॉन्स था। मीनवाइल मैंने जो भी है उस बच्चे को मेरा बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी था, बिकॉज एज एन एनिमल रेस्क्यूअर एंड एनिमल एक्टिविस्ट मेरी कोशिश थी कि मैं उसको बचाऊं। मैंने फिर उनको जो भी है वो थर्ड पार्टी के थ्रू हमारे इनसे बात हुई, हमने उसको उधर से निकलवाया। वो हमारे पास जिस हाल में पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी और वो बिल्कुल हमें लगता था कि वो उनको पैसे वगैरह दिए थे, कोई उनको पैसे दिए थे उस पार्टी को, या उन्होंने वैसे आपको दे दिया? नहीं, वैसे नहीं दिया था। अक्सर ये जितने भी डीलर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि आधी पेमेंट लेते हैं आपसे, ठीक है, और जब पहुंचाया जाता है उसके बाद आपसे बाकी की पेमेंट लेते हैं। क्योंकि मैंने इनको लूप में वाइल्ड लाइफ को रखा था लेकिन उन्होंने मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और वो जो बच्चे की रोने वाली वीडियो जो वहां से भी आई थी जब वो रो रहा था और वो बहुत तकलीफ में था, जो मेरे इलम में मुझे तो आपको कितने में पड़ा? उन्होंने कितने पैसे लिए आपसे इसके लिए, इस बच्चे के लिए, रीछ के बच्चे के लिए आपको देने के लिए? हमने उनको टोटल जो है उधर से लाइक उन्होंने हमें पहुंचाया भी था, उन्होंने हमसे टोटल 70 लिए। रीच उन्होंने हमें जो है वो लाइक 70,000। जी बिल्कुल। और 20 फिर क्या किया उन्होंने? रीच उन्होंने फिर जब हमारे पास पहुंचाया 20 उन्होंने हमसे ट्रैवलिंग के चार्जेस लिए यहाँ पहुंचाने के लिए। ठीक है। और उसकी क्या, जब आप लाई तो क्या हालत थी, जरा हमें हमारे नाज़रीन को प्लीज उस पे आगाह करें। जी मैं वही बता रही हूँ कि जब वो पहुंचा तो उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उसके कान जो थे वो बुरी तरह से कटे हुए थे, उनमें कीड़े पड़े हुए थे और वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड थे। हमें उम्मीद नहीं थी जब हमने उसको रिसीव किया, क्योंकि वो एक बोरी में बंद आया था। जैसे ही निकाला हमने
जब उसकी हालत देखी तो हमें नहीं लगा था कि वो सरवाइव करेगा। हमने नेक्स्ट फौरन ये काम किया, उसको अर्जेंट बेसिस पे क्लिनिक लेके गए, उसका इलाज जो है वो हमने स्टार्ट कराया। आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपनी रिकवरी दिखाना स्टार्ट की। वो बहुत ही एक मासूम छोटा सा बच्चा था जो कि फीडर में दूध पीता था, और उसकी बहुत अच्छे से हमने देखभाल की। और उसको हम मीनवाइल जब वो हमारे पास आया और जब वो रिकवरी की तरफ आना स्टार्ट हुआ, हमने बाकी एनजीओ लाइक बाहर की जितनी भी सेंचुरीज हैं, हम उनसे इन कांटेक्ट थे, उनको ईमेल्स कर रहे थे, जो कि हमारे पास सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। ठीक है, जब हम उनसे कांटेक्ट कर रहे थे कि हम इसको बेहतर जगह पे भेज सकते हैं, जो कि मेरी भी मालूमात थी एज एन एनिमल रेस्क्यूअर, मुझे भी पता था कि इसको मैं फर्दर आगे रख नहीं सकती हूँ घर में, मुझे इसके लिए बेहतर कोई जगह देखनी है जहाँ पर ये हंसी खुशी आगे की जिंदगी गुजार सके। जिसमें मेरा ये कतन इरादा नहीं था कि मैं इसको किसी भी जू में भेजूं। अच्छा, हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इसको किसी अच्छी सेंचुरी में भेजेंगे। मीनवाइल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग और कोई अंदर पर्सनल ग्रजेस की वजह से किसी ने हमारी जो एक टिकटॉक वीडियो बनी थी वो वायरल करके इंटरनल ही अंदर शेयर करना स्टार्ट कर दी, जो कि कहीं इस डिपार्टमेंट के पास जो है वो भेज दी गई। और उस टिकटॉक वीडियो से पहले ही हमने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ वालों से राब्ता किया था, क्योंकि हमें पता लगा था कि वहाँ पर सूजी और भालू जो हमारे पेयर्स थे, उनके साथ ट्रेंड होके हमारे 2 बंदे आए थे। ठीक है, और हमने सोचा था कि जब तक हमें सेंचुरी से कोई अच्छा रिप्लाई फीडबैक नहीं मिलता तो हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं ताकि इसकी अच्छी से वहाँ पर देखभाल हो सके। और जब ये सारा सिनेरियो होने लगा तो ये टिकटॉक का जो इशू हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमने वाइल्ड लाइफ को हैंड ओवर करना था इस्लामाबाद को, तो 25 तारीख की रात को वाइल्ड लाइफ पंजाब ने रेड डाल के इस रीछ के बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। और नेक्स्ट डे जब हमने उनको उन्होंने कहा कि आपको जो है वो वहाँ बयान देने हमारे दफ्तर आना है। जब हम उनके दफ्तर में दाखिल हुए तो उन्होंने हमें फिर कहा कि इस बच्चे ने फीड नहीं लिया, क्योंकि वो मासूम बच्चा है और उसको बहुत टेक केयर चाहिए होती है, जो कि इसीलिए हम लोग उसके लिए बेहतर सोल्यूशन देख रहे थे। तो वो बच्चे ने मेरे हाथ से उनके दफ्तर में भी दूध दिया और वो बहुत हैरान। उसकी क्या हालत है? उसकी जो वीडियो सामने आई है, वो बेचारा रो रहा है, अकेला है वहाँ पे लाहौर में जो उन्होंने रखा हुआ है। ऐसा ही, इट्स ए टेरिबल कंडीशन। मुझे तो देख के खुद मेरी आंखों में, हम बच्चों वाले हैं, मुझे खुद आंखों में आंसू आ गए उसकी हालत देख के, जिस तरह वो रो रहा है, पंजरे में इतने जालमून है, उसको बंद रखा हुआ है, गर्मी है। बात है ऐसे असली बात दरअसल ये है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ के साथ 24/7 जुड़े रहते हैं। अब बात जब उसको जू में लेकर गए हैं, वो तो उस तरह से नहीं रख सकते ना कि 24 घंटे उसके साथ हो। वो तो उसको अगर करवा भी रहे हैं तो फीड कराते हैं और उसके बाद वो सारा दिन पिंजरे में अकेला रहता है। अच्छा अनिला, चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो ये बताइएगा कि होना क्या चाहिए? आपको क्या लगता है कि मच नीडेड इस वक्त जो वाइल्ड लाइफ की उसको रेस्क्यू करने के लिए या उसकी लिए जिन इकदामात की ज़रूरत है वो क्या है आपकी नज़र में? उसके लिए अब हमारी यही ट्राई है। देखिए, हमने कतन उसका सोल्यूशन जू नहीं सोचा था, क्योंकि जू के हालात हमारे सामने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हुए हैं और हमारे इलम में जहाँ पर लाहौर जू की बात आती है, वहाँ पर अभी रिसेंटली एक वाकया भी पेश आया था, क्योंकि उनके पास बेयर्स हैं जो कि ब्लाइंड हो चुके हैं और उनको भी यूथनाइज का फैसला कर रहे थे। ठीक है, ये जब इशू हाईलाइट हुआ तो उन्होंने अब ये बेयर कब जो है वो इसीलिए कब्जे में ले लिया है और लाहौर जू उसको भेज दिया गया है, ताकि वो अपने बेयर कब जो है ब्लाइंड जो हुए में है उनको यूथनाइज करके, तो इसको फर्दर जो है वो आगे अपने जू में रखना चाह रहे हैं फॉर लाइफ टाइम, ताकि वो लोगों का एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन सके। आपने कोई एहतजाज नहीं किया उनको कि जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके साथ ज्यादती की जा रही है छोटे से बच्चे के साथ? आपने नहीं बातचीत की कि उनके जू वालों के साथ? हमने अभी भी लूप में उनको लिया हुआ है। हम उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसका बेहतर सोल्यूशन सेंचुरी में हम चाहते हैं, हम उसको जू में इस तरह बुरे हालात में नहीं देखना चाहते, क्योंकि एक वो बच्चा है, ठीक है, और बच्चे की केयर सेंचुरी से बढ़कर किसी और जू में नहीं हो सकती। जू इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जहाँ पर एक कैद में बंद किया जाता है जानवर को और लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं। नीला, कोई पाकिस्तान में सेंचुरी है? जी बिल्कुल है हमारे, हाँ, बेसिकली जो है ब्लैक बेयर सेंचुरीज जो है वो बलकसर में मौजूद है। ठीक है, और हमारी ये कोशिश थी फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो कि इसको बाहर के मुल्क भेजा जाए। ठीक है, अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो हमारे पास फिर बलकसर ऑप्शन। वेल, मैं आपकी बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से ही जो हमारी इज्जत बची हुई है कि बेजुबान जानवर है और इनका ये करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अनिला उमैन हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसके ऊपर मजीद भी फॉलो अप करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।